लेकिन वो तो सिर्फ हैदराबाद में ही है ना, बाकी अगर पूरे तेलंगाना की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि साहब असली लड़ाई जो है हैदराबाद में थोड़ी आप ये सोच सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हार जाएंगे या उनके जो उम्मीदवार है वो हार जाएंगे। ये बाकी लड़ाई तो बाकी तेलंगाना के अंदर जो मुस्लिम वोट बिखरा हुआ है उसको लेकर है। हैदराबाद राजधानी है। हाँ। और वहाँ बड़ा शहर है, वहाँ का मैसेज जो है पूरे स्टेट में जाता है। हाँ। एक बात मैं कहूँ, जो रामगोपाल जी कह रहे थे बिल्कुल मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। ये चुनाव बीजेपी बीआरएस की मदद इसलिए कर रही है, और उसका एक सबसे बड़ा संकेत क्या है, जो कांग्रेस ने वहाँ प्रचार किया कि बीआरएस और बीजेपी मिले हुए हैं, और बीआरएस का मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी रिश्तेदार पार्टी, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब ने कहा, खड़गे जी ने कहा, और उस पर मोहर लगा दी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, जब कहा कि चंद्रशेखर राव मुझसे मिलने आए थे और एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, यानी उसको स्टैम्प कर दिया कि हाँ ये बात सही है। तो वो उसकी वजह से भी जो मुस्लिम वोटर है क्रॉस द स्टेट वो कांग्रेस तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी वहाँ एक दूसरी संभावना देख रही है, वो बीआरएस को मजबूत करके 2024 के लिए दक्षिण में अपना एक सहयोगी बना रही है नया, क्योंकि एआईएडीएमके उससे अलग हो गया है। हालांकि बाद में हो सकता है चुनाव बाद वो फिर वापस आ जाए कि उनकी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस आ गई है। ऐसे में अगर बीआरएस वहां जीतती है चुनाव, तो एक तो जैसा कि रामपाल जी ने कहा कांग्रेस को जीतने नहीं देना, मैसेज नहीं मैसेज, दूसरा 24 के लिए एक मजबूत साथी भी बीआरएस इंडिया गठबंधन से बाहर है, तो वो एक उस रणनीति के तहत भी कांग्रेस बीजेपी चाह रही है कि वहां बीआरएस की सरकार बने। नहीं तो 24 के लिए मतलब 24 के चक्कर में बीजेपी ने ये तेलंगाना विधानसभा चुनाव इसमें हथियार डाल दिए, कुर्बानी दे दी। देखिए इसका नतीजा क्या है, बीजेपी अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है तो आप तय जान लीजिए फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी डोमिनेट करेगी। मैसेज ये जाएगा कि माइनॉरिटी वोट कांग्रेस तरफ जा रहा है। बीजेपी ये नहीं चाहती कि पूरे देश में ये जाए, रीजनल पार्टीज मजबूत रहें। कांग्रेस, मेरा सवाल दरअसल ये है सर कि तेलंगाना के अंदर जो नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी थी, उस पोजीशन में तो नंबर 1 बीआरएस और नंबर 2 की लड़ाई में बीजेपी आ गई थी, लेकिन अब बीजेपी तीसरे नंबर पर जो खिसकी है, ये लड़ाई जो है वो 1 और 2 बीआरएस वर्सेस बीजेपी भी रह सकती थी ना। नहीं, ये ऐसा क्यों हुआ? आप यूं समझिए कि आज की तारीख में बीजेपी जानती है कि सत्ता में, पावर में सरकार नहीं बनाने जा रही है। अगर वो सरकार नहीं बनाने जा रही है तो फिर उसको क्या फायदा है, यानी बीआरएस आए या कांग्रेस आए, तो जाहिर सी बात है कि वो बीआरएस को चाहेगी। जब हम खुद सरकार नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस को रोको। इस समय बीजेपी का तेलंगाना में एक ही नारा है, किसी भी कीमत पर कांग्रेस को रोको। तो मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि साहब तेलंगाना चुनाव में बीजेपी जीतने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को हराने की पूरी रणनीति अपना रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगले दक्षिण के राज्य की ही हम जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं। दरअसल राजस्थान में आप जानते हैं कल वोटिंग होनी है, और 30 तारीख को आप ये भी जानते हैं कि तेलंगाना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर वोट डाले जाएंगे। और इस चुनावी मौसम में केरल के कोझिकोड में कल कांग्रेस ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी रैली की। रैली हालांकि केरल में की गई थी, लेकिन माना यह जा रहा है इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, और उसी रैली की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये रैली जो केरल के कोझिकोड में की गई। और अब सवाल आपके सामने, चुनाव के बीच फिलिस्तीन, क्या इसके जरिए वोट बैंक का सीन है? रेणु जी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मुसलमान वोट की तरफ देख रही है कांग्रेस, जो रीजनल पार्टीज की तरफ भी चला गया था और उसको वापस लाना है, तो वो इसका एक प्लॉय हो सकता है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस हमेशा प्रो पैलेस्टाइन रही है, आज कोई नई बात नहीं है। मोदी जी की सरकार ने पूरी तरह से इजराइल की तरफ अपना आपको झुका लिया है। ये हिंदुस्तान की पॉलिसी रही नहीं है। और इसमें सरकार का तो बैलेंस रुक रहा है, सरकार का इजराइल के साथ हम हैं क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और फिलिस्तीन के लोगों के हम साथ हैं, हम उन तक राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। नहीं देखिए, हमास और पैलेस्टीन को एक ही सेंटेंस में, एक ही स्ट्रिंग में जोड़ना ये गलत बात है। हाँ, बिल्कुल ये गलत है। हमास और को सरकार यही कह रही है कि आप हमास और फिलिस्तीन को अलग अलग करके ही देखें। देखिए, पर कांग्रेस का जहां तक सवाल है, वो हमेशा से प्रो पैलेस्टाइन रही है, और उसमें जो है उनका ये व्यू पॉइंट है, इंदिरा गांधी के टाइम से है, और ये हमेशा से कांग्रेस इस बात को कहती रही है। और इसमें जो है चुनाव में ये रैली करना, ये एक पॉलिटिकल संकेत की तरफ भी बिल्कुल इशारा कर रहा है, क्योंकि तेलंगाना अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। मतलब राजस्थान में भी वोटिंग होनी है, तेलंगाना में भी वोटिंग होनी है, और उसके बाद बिग पिक्चर अगर हम देखें तो फिर सामने 24 का चुनाव है, और ये असली सियासी बिसात जो है वो 24 के मद्देनजर। मैं जहाँ तक इसको देख पा रही हूँ वो ये है कि ये मुस्लिम वोट को वापस लाने की लड़ाई है।
देखिए 2014 में जो कांग्रेस का हाल हुआ था, उसके बाद आपको याद है AK एंटनी कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट इतनी कर दी कि हिंदू कंसोलिडेशन नरेंद्र मोदी के पीछे हो गया। लेकिन अब इतने सालों बाद कांग्रेस को ये समझ आ रहा है कि हमको 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा। अब कांग्रेस ने क्या किया है, एक तरफ मुस्लिम्स को कंसोलिडेट करने की कवायद है हर तरफ। आपने कर्नाटका में देखा किस तरीके से सारा का सारा मुस्लिम वोट JDS को छोड़कर कांग्रेस के पीछे आ गया। 130 से ऊपर कांग्रेस ने सीटें पाई। ये वही स्ट्रैटेजी है, प्लस हिंदुत्व का तोड़ कांग्रेस ने क्या ढूंढा है, कास्ट सेंसस। तो 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी से अब कांग्रेस 2024 की तरफ बढ़ रही है और ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। मतलब वो जो कांग्रेस की स्थिति हो गई थी ना, वो शेर है ना, एक ना खुदाई मिला ना वसाले सनम, ना इधर के नहे ना उधर के हम, की मतलब यहाँ से जो मुस्लिम वोट था वो भी छिटक रहा था और जो हिंदू वोट था वो भी आपके साथ नहीं था। और यही वजह कि इतनी खराब स्थिति में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहुंची। तो अब ये कांग्रेस फिर से मतलब दावेदारी दिखाने की कोशिश तो की जा रही है, पर मुस्लिम समाज भरोसा करेगा? देखिए, शाहबानो प्रकरण टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस के लिए। और शाहबानो, उसके बाद ये आपका राम मंदिर आंदोलन, इससे कांग्रेस के जो 3 जनाधार थे, अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण, उसके बाद दलित और मुस्लिम। अपर कास्ट चला गया बीजेपी के पास, दलित चला गया BSP के पास और मुस्लिम चला गया रीजनल पार्टी के साथ। अब कांग्रेस, जैसा अदिति कह रही है, दोहरी नहीं, तिहरी रणनीति है। दलितों को साधने के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया और मैसेज दे दिया कि भाई अगर मौका लगा तो शायद इनका भी दांव लग जाए मनमोहन सिंह की तरह। तो वो दलित एड्रेस किया उसको। मुस्लिम्स को वो इजराइल, ये फिलिस्तीन के थ्रू और तमाम सारे जो कर्नाटक के बाद उत्साह बढ़ा, वो एड्रेस कर रहे हैं। और अदर देन जो कास्ट हैं हिंदुओं की, वो जो OBC, जातीय जनगणना की जो मांग की जा रही है, राहुल गांधी ने अपने पूरे कैंपेन में कहीं भी अपने उसमें हिस्सेदारी में मुस्लिम्स का नाम नहीं लिया। OBC, दलित, आदिवासी, OBC, दलित, आदिवासी, पूरे भाषण में कहीं उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी भी साथ में जोड़ा। क्यों? वो उसको उससे नहीं जोड़ना चाह रहे, तो ताकि पोलराइजेशन एंटी ना हो, इसीलिए उन्होंने दलित, आदिवासी और पिछड़ों की बात किया, नहीं हिंदू समाज के बड़े हिस्से की। इधर आपने बिल्कुल सही कहा सर कि कहीं पर भी राहुल गांधी की तरफ से मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसकी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी यह भी जानती है कि अगर ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी वो, तो फिर वो 2धारी हथियार और उसका फायदा बीजेपी उठाकर ले जाती है। बावजूद इसके अगर केरल में इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो फिर इसकी क्या गारंटी कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, या फिर मामला अगर 80-20 की तरफ बढ़ेगा तो उल्टा कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल ही ना मामला साबित। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। तेलंगाना में आज दिग्गजों की रैलियां हैं। पूरा जोर अब दिग्गज तेलंगाना में लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में तो कल वोटिंग है, प्रचार जाहिर सी बात है बीते कल खत्म हो चुका है। और आज किस किस की रैलियां हैं, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये तमाम लोग आज चुनाव मैदान में नजर आएंगे। सवाल यह कि 23 का ये आखिरी रण और खासतौर से दक्षिण को लेकर अगर चर्चा की जाए तो फिर कौन जीतेगा दक्षिण, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तेलंगाना की लड़ाई जो है वो सीधे सीधे BRS वर्सेस कांग्रेस बन चुकी है। निश्चित रूप से ये तो जानते, देखिए मैंने वही कहा ना कि ऑप्शन क्या क्या होते हैं। क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी जानती है नहीं, तो अब उसके सामने भी दक्षिण का, उसके सामने भी यही ऑप्शन होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जो ये लोग सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट हमेशा उस कैंडिडेट को देती है जिसको बारे में श्योर है कि बीजेपी को हरा देगा, चाहे वो जहां भी हो। कोई किसी के प्रति उसका प्रेम नहीं है, वो सिंपल इस बात पर देखेगा। जैसे कर्नाटक में अलग इशू था, यहाँ पे अलग इशू है। जब वो BRS और ये इन दोनों का होगा, लेकिन उसमें वैसे फैक्टर जो भी है, आप ये देखिए, अगर उसको लगेगा कि BRS ही सरकार बना सकती है, कांग्रेस को वोट देने से फायदा नहीं है, तो फिर वो मुसलमान BRS की तरफ जाएगा। रेणु जी, आई डोंट एग्री। BRS देखिए, मुस्लिम का बड़ा क्लियर है, बीजेपी को हराना है क्यों, और किसी भी कीमत पे हराना है। और कांग्रेस को, अगर कांग्रेस हरा रही है बीजेपी को, तो कांग्रेस के साथ जाना है। हाँ। इस तेलंगाना की इलेक्शन में क्या हुआ है बड़ा दिलचस्प, हर आदमी सोच रहा था कि चंद्रशेखर राव फ्रंट रनर है, सरकार बन गई है, वो पावर में आ रहा है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से कांग्रेस आज नंबर 1 पे खड़ी है तेलंगाना में। और हो भी सकता है, आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। रेड्डी लॉबी जो बहुत पावरफुल है तेलंगाना में, हैदराबाद में, और जो कंस्ट्रक्शन लॉबी है वो, और बिल्डर्स लॉबी, वो सारे के सारे आ गए हैं कांग्रेस के पीछे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को जिस तरीके से कांग्रेस ने कमान दी और तेलंगाना का चुनाव लड़ने, हमको इस बार एक रेड्डी मुख्यमंत्री चाहिए, और वो पूरा का पूरा फंडिंग हो रहा है।
टीआरएस के पास बहुत पैसा है और उसके काउंटर में अब कांग्रेस भी बिल्कुल इवनली आके खड़ी हो गई। जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था वहाँ रेड्डी वर्सेस कम्मा पॉलिटिक्स होती रही और रेड्डीज का पूरा चंग कांग्रेस के साथ रहा शुरू से हमेशा। वो चाहे राजशेखर रेड्डी हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, जितने रेड्डी नेता कांग्रेस के ही मिलेंगे आपको मैक्सिमम। और यहाँ रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने इसीलिए आगे किया है, जो अब रेणु जी कह रही हैं कि जो रेड्डी कम्युनिटी है, जो किसान कम्युनिटी है, उसको एड्रेस करने के लिए सारा जो संसाधन वाली है वो रेड्डी कम्युनिटी प्रभावशाली। चंद्रशेखर राव जो है ब्राह्मण है, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं, वो तो एक तेलंगाना सेंटिमेंट पर उन्होंने सरकार बना ली थी। और शायद यही वजह कि इस बार कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में अपने लिए उम्मीद देख पा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।